Hello, good morning. So today we are starting with a new series of PYQ, especially related to EPFO exam. Okay, so today it will be our first lecture, and we will start with Social Security. Okay, so source, I think there is some book. I do not know the author of it, but I found it very helpful. So I am using that book only. Later on, I'll share with you the source of it. You can also download that. Okay, so let's directly dive into the PYQ section and without wasting any time. Okay, so yes, this is what I was telling कि आप लोग इस चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. मे बी यू विल फाइंड थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ सकता है बट यू कैन फाइंड दिस PDF. ओके, सो सोशल सिक्योरिटी का सेक्शन है. हम इसमें शायद करीबन 20-25 क्वेश्चंस होंगे, तो वी विल लुक एट दैट. और हम लोग यहाँ से ये भी समझेंगे कि what we need to while revising हम लोग किस किस एरिया पे और फोकस कर सकते हैं, एम्फेसिस कहाँ डालना है. ओके, सो ये हम लोग देखेंगे. ओके, सो मूविंग टू द क्वेश्चंस. How many members are to be nominated by the central government to the National Social Security Board as per the provisions of the Unorganized Worker Social Security Act. So now we see a new act has been asked, recently passed in 2008. तो इस एक्ट के तहत ये पूछा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करेगी कुछ मेंबर्स को टू द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. तो उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे. तो लेट्स सी द सॉल्यूशंस क्या हैं कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड. तो देयर कैन बी अ क्वेश्चन फ्रेम्ड ऑन दिस ग्राउंड कि ये जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है वो किस एक्ट के अंतर्गत है, इट लाइज अंडर विच एक्ट, और किस एक्ट के अंतर्गत इस बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है. तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है. हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे. यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट चेयरमैन एंड ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन. सॉरी, लेट मी रीड ऑल दिस. ओके, यूनियन मिनिस्टर रहेंगे एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर मेंबर्स सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियल. सो देर आर 2 एक्स ऑफिशियल members. One is the union minister and second is the director general of labor welfare, and there are 34 members to be nominated by the central government. अब ये जो था इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली 34 हो जाएगा, वो यहाँ दे भाई. तो ये बात हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट 34 members to the नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट. अब जैसे यहाँ की बहुत ज़्यादा डिविजन दिया भाई कि 7 मेंबर इधर से होंगे, 7 मेंबर इधर से होंगे. तो आई थिंक कि इतना कॉम्प्लिकेट मतलब इतना डीपली नहीं जाता है कि इसका फर्दर डिवीजन हम लोग को ध्यान में रखना है. बेसिक ये याद रखेंगे बट थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेंगे बस, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे. 34 मेंबर्स नॉमिनेट करते. अगेन दिस इज़ नॉमिनेटेड, नॉट इलेक्टेड, नॉट एनी अदर वे. ठीक है, तो इस 34 में से 7 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स. तो 7 मेंबर जो होंगे वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होंगे. ठीक है, 7 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स. तो 7 मेंबर्स होंगे वो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. 7 मेंबर्स फॉर एमिनेंट पर्सनस ऑफ सिविल सोसाइटी. 2 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग लोकसभा एंड 1 मेंबर रिप्रेजेंटिंग राज्यसभा. तो एक लोकसभा का हो गया, एक राज्यसभा का हो गया. 5 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो 5 लोग होंगे, जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगा उसका डिपार्टमेंट होगा उसमें से 5 लोग होंगे. ठीक है, 5 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट गवर्नमेंट. तो हम लोग को यहाँ से क्या क्या मिल गया कि 7 लोग होंगे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 7 एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 7 जो है सिविल सोसाइटी वाले लोग होंगे, NGOs वगैरह सब वहाँ से होंगे. 5 मेंबर जो होंगे, 5 मेंबर जो होंगे वो हम कह लो मिनिस्ट्री से होंगे, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से होंगे. एंड उसके बाद हम लोग देख रहे हैं उसके बाद 2 मेंबर जो हैं वो एक इसमें से लोकसभा के होंगे, एक राज्यसभा के. मतलब दीज आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इनको रिप्रेजेंट करेंगे. 2 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग लोकसभा. मतलब हो सकता है कि लोकसभा के मेंबर हो या फिर हो सकता है कि स्पीकर ने किसी को पावर दे दी हो कि चलिए आपसे ये रिप्रेजेंट कीजिए. तो ऐसी बात. और 5 लोग होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक,
आई गेस इस एक्ट से हम लोग इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस ये वाली चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें अधिक से अधिक ये ध्यान रख सकते हैं कि क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, किसी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, मतलब वर्कर्स के वेलफेयर में बात करेगी। अब जब वर्कर्स के वेलफेयर की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्कर्स वाले होंगे, वहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ एम्प्लॉयर वाले लोग होंगे, कुछ NGOs वगैरह, सोसाइटी, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा, ये सब वाले होंगे, वहाँ से कुछ मेंबर्स आएंगे। और थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, डिपार्टमेंट के तो मिनिस्ट्री के तो होने ही हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी। नाउ द सेम थिंग, सेम एक्ट हैज़ बीन आस्क्ड। द क्वेश्चन इज सेइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी। अब इस एक्ट के अंदर जो है कौन सा स्कीम सोशल सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता है? नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जनश्री बीमा योजना, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। जनश्री बीमा योजना, तो आंसर इज सी, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, EPS। तो आई बिलीव EPS एक अलग ही ऑल कंप्लीट स्कीम है, तो शायद इसलिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। द सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी 2008 आर क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, मदर प्रोटेक्शन स्कीम, हैंडलूम वीवर्स कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्कीम, हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिजन पेंशन फॉर मास्टर क्राफ्ट पर्सन, नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर एंड ट्रेनिंग ऑफ फिशरमैन, जनश्री इंश्योरेंस स्कीम, कॉमन मैन स्कीम, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस। तो हम लोग को क्या इतना डिटेल में तो पढ़ना मुश्किल है, इसको हम लोग डिकोड करें किसी और तरीके से। चलिए हम देखते हैं इसको। बस द पॉइंट इज़ कि इस एक्ट के अंतर्गत जो ये जो एक्ट है, इसको हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज़ बीन इन प्रीवियस ईयर ओनली। तो थोड़ा सा एक ग्लिम्स ले लेंगे, नॉट इन टू डिटेल, बट हाँ पूछा जा सकता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सी ये एक्ट आ गई, हम लोग को इस एक्ट को रिवाइज करना रहेगा। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच female employees shall be entitled to leave with wages as maternity benefit for giving birth to third child से, यहाँ तीसरे चाइल्ड की बात हो रही है, और एंड वी नो दैट कि ये पहले और दूसरे चाइल्ड के लिए 26 वीक्स होते हैं, तीसरे के लिए 12 वीक्स, आई गेस आई एम राइट, यस 12 वीक्स। तो मैटरनिटी बेनिफिट वाज अमेंडेड इन 2017। दिस ऑल्सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि ये अमेंड हुआ था, चलो 2017 में, मैचिंग वगैरह वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो 2017 में हम लोग का ये एक्ट अमेंड किया गया था, ठीक है। एंड द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट, तो फीमेल एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव विथ वेजेस फॉर ए पीरियड ऑफ 26 वीक्स अप टू 2 चिल्ड्रेन एंड 12 मंथ्स अप टू तो वही बात जो है, दूसरे बच्चे के बाद अगर कितने भी बच्चे हो जाएं उसके लिए 12 वीक्स का है, और ऐसे 26 वीक्स का पहला और दूसरा के लिए, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये कौन सा EPF एक्ट हो गया? द क्वेश्चन इज सेइंग इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। इन लोग को क्वेश्चन में गलती नहीं करना, ये ध्यान से पढ़ना है, ओके। सो EPF and it makes provision for pension scheme including family pensions, it makes provision for employees deposit linked insurance scheme. The provisions of act shall not be applicable to the cooperative societies employing 50 or more members working without the aid of power, ठीक है। The contribution of the employer of the fund shall of basic wage and dearness allowance and retaining allowance if any। कह रहा है कि
ये करेक्ट नहीं है ईपीएफ के अंदर। अब प्रोविडेंट फंड है, इट प्रोविजंस फॉर पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, तो ये तो अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ये होगा। इट मेक्स प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, अच्छी बात है, होनी चाहिए। चलिए इसके हम डिस्कस करते हैं कैसे हम देख रहे हैं। द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्प्लॉइंग 50 और मोर पर्सन्स वर्किंग विदाउट द एड ऑफ द contribution of employer to the fund shall be on the basis of basic wage, dearness allowance and retained allowance of the employee। अब देखिए इसमें क्या बात है कि पूछ रहा है ईपीएफ एक्ट के अंदर क्या सही नहीं होगा, तो हमको क्या देखना है कि ईपीएफ एक्ट के अंदर अच्छी अच्छी बातें जो होगी वही लिखा हुआ होगा, वही सब प्रोविजंस होगा। और ईपीएफ इज़ नथिंग बट वर्कर के वेलफेयर की बात है। वर्कर्स की वेलफेयर करना है अगर, तो हमको ईपीएफ एक्ट में डालना पड़ेगा। अब यही पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रोविजन पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली, अच्छी बात है, करेंगे। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ डिपोट, अब इन इंश्योरेंस स्कीम की बात है, बिल्कुल देना चाहिए। दूसरी बात यहाँ एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट, एम्प्लॉयज़ लोग डिपॉजिट करेंगे, मतलब जो उनका सैलरी आएगा उसमें से कुछ पैसा कट के लोग डाल देंगे, अच्छी बात है। द प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल, अब कह रहे अप्लाई नहीं होगा किस पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्प्लॉइंग 50 और मोर पर्सन्स, जबकि ईपीएफ तो अच्छा चीज़ है, 50 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको तो देना चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ अ नेगेटिव टोन ऑफ द स्टेटमेंट, सो ये आंसर जो है गलत हो जाएगा। दूसरा ये 50 और मोर है, तो इसके लिए चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तो पता चल जाएगा। विच एक्ट अप्लाइज टू सच कोऑपरेटिव विच एम्प्लॉय 20 और मोर वेदर इट वर्क्स हेल्प इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो ये एक्चुअली एक्ट में क्या था कि 20 या उससे कम लोग हैं तो ईपीएफ नहीं अप्लाई होगा, और यहाँ लिखा है 50 और मोर, ठीक है। जनरली यूपीएससी है, तो लेट मी टेल यू कि यूपीएससी क्या करती है कि डाटा से थोड़ा खेलती है, मतलब कुछ भी स्टैटिक डाटा है अगर, देयर इज़ हाई चांस कि वो गलत, जैसे 50 और मोर है, दिस 50 कुड भी रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है 49 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, तो इस तरह की चीज़ों में यूपीएससी ज़्यादा गलत फंसाने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ टू ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मूविंग एट फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अटल वायु अभ्युदय योजना, अटल वायु अभ्युदय योजना इज करेक्ट। ये करेक्ट पूछ रहा है इस योजना के बारे में, मतलब इस योजना के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें होंगी वो हम लोग सही करना है। फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ द डेस्टिट्यूट एल्डरली fulfill basic needs of destitute elderly, build and strengthen intergenerational relationships through regional resource and training centers, provide guaranteed monthly pension to elderly citizens, establish अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स फॉर elderly citizens, ठीक है। तो इफ़ हम लोग से क्वेश्चन क्या था, टू द अटल वायु अभ्युदय योजना, अटल वायु अभ्युदय योजना, तो इसमें क्या है कि फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एल्डरली सिटीजन्स, बेसिक नीड्स ऑफ एल्डरली सिटीजन्स, बिल्ड एंड स्ट्रेंथन इंटरजेनरेशनल गारंटीड मंथली पेंशन टू एल्डरली। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बताता है। अटल वायु अभ्युदय योजना इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस with the aim of empowering senior citizens in the country. The National Action Plan for senior citizens who are renamed and renamed as अटल, ओके ये वाला चीज़ है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, उसको चेंज करके नाम कर दिया अटल वायु अभ्युदय योजना, मीटिंग द बेसिक नीड्स, गरीब लोगों का ये करना है। प्रोग्राम्स टू बिल्ड स्ट्रेंथन एंड इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप स्पेशली बिटवीन चिल्ड्रन एंड यूथ थ्रू रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। कह रहा है कि ये बच्चे, यूथ और एल्डरली में रिलेशन अच्छा करेंगे, तो उसके लिए काम करना। प्रोग्राम टू प्रमोट एक्टिव एंड प्रोडक्टिव एजिंग थ्रू RRTC, ये रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स देंगे। ट्रेनिंग सेंटर बेसिकली काइंड ऑफ की है, प्रोग्राम्स वगैरह चलती हैं इसमें, वो आपको बताएंगे कि हाँ ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, सो दैट दिस रिलेशन बिटवीन द एल्डरली, चिल्ड्रन, यूथ ये अच्छा कोऑर्डिनेल बना रहे। तो अब अगर इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या है कि बेसिक नीड्स ऑफ डेस्टिट्यूट एल्डरली सिटीजन्स, मतलब जिनका घर परिवार नहीं है ऐसा, तो उनको खाने पीने की व्यवस्था, अच्छी बात है।
बिल्ड एंड स्ट्रेंथन इंटरजनरेशनल रिलेशनशिप थ्रू रीजनल रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर। अब देखिए ये सब जैसे यूज़ होता है ना, यूपीएससी क्या करता है कि ऐसे भारी भारी शब्दों का ये ऐसे दिमाग में नहीं आया गया हो इसके कि भाई मतलब चलो ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं कि इसमें रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स डाल देते हैं, इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप डाल देते हैं ना। तो इन सब जो थोड़ा सा लेमन टर्म से हट के अगर यूपीएससी कुछ लिख रहा है तो देयर इज हाई चांस कि वो सही हो। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात हो गई, और ये थोड़ा दूसरे ट्रिक से हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये दोनों सही होगा। नाउ मूविंग एट, तो अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि 1 और 2 तो सही होना ही चाहिए, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ये और ये बाहर हो गया। नाउ द फोर्थ, इस्टेब्लिश अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स फॉर एल्डरली सिटीजन्स। ना दिस इज़ अ गुड साउंडिंग कि हाँ भाई चलो अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर होगा तो एल्डरली को बेनिफिट मिलेगा, बट दिस इज़ नॉट द केस। ये इस एक्ट के अंतर्गत नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में से हम लोग 50-50 पे भी आ जाएंगे, तो कोई सा भी चूज़ कर लेंगे। तो 50-50 चांसेस हो जाने के बाद कि हाँ ठीक है भाई 50-50 हो गया, या तो सही मार सकते हैं या तो गलत हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो हो जाता है। ओवरऑल आपका 50-50 केसेस में नेट रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, ये थर्ड क्वेश्चन को कहते हैं, थर्ड स्टेटमेंट को, प्रोवाइड गारंटीड मंथली पेंशन टू दिस। ये गारंटी वाली चीज़ें जल्दी ना गवर्नमेंट करती नहीं है कि भाई गारंटीड है ये तो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत कम ऐसे चीज़ें हैं जहाँ गारंटीड होती है चीज़ें। ठीक है, ओके। मूविंग एड, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द प्रोविजन ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन एक्सपर्ट कमेटी फाइंड्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन। हाँ, अब देखिए अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्सपर्ट कमेटी किस एक्ट के अंदर बनता है, फॉलोइंग लेजिस्लेशन किस एक्ट के अंतर्गत। यहाँ जो कई सारे एक्ट लिख रहे हैं, चाइल्ड इंडस्ट्रियल लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, तो इन सारे एक्ट्स में से किस एक्ट के अंतर्गत हम लोग को एक्सपर्ट कमेटी बनानी पड़ती है। जो मैं यहाँ पहले बता रहा था आपको, इफ़ यू विल लुक, जो पहला क्वेश्चन था ये है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है किस एक्ट के अंदर, मान लो क्वेश्चन को रिफ्रेम कर दिए, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड किस एक्ट के अंदर बनाता है, तो इस एक्ट के अंदर बनेगा। वहाँ पे हो सकता है ऑप्शन आपको इतना सिमिलर मिल जाए कि आप कंफ्यूज हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंदर बनता है। क्लियर। हाँ, मूविंग टू दिस क्वेश्चन, एक्सपर्ट कमेटी बनाया जाता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट के अंदर। अब इसका फुल नेम है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। ठीक है, तो लेट थोड़ा सा देख लें इसमें क्या है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट प्रोवाइड दैट द गवर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सपर्ट कमेटी टू डिसाइड वेदर एन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉल्स अंडर दिस एक्ट और नॉट, कंपोज ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग को ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, इट्स सिंपल समझना है कि एक्सपर्ट कमेटी जो है वो इस एक्ट के अंदर अंतर्गत बनता है। उसका काम रहता है कि भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है तो भाई वो सही विद इन दिस एक्ट है या नहीं, या बाहर। ओके, दूसरी बात हम लोग को इस क्वेश्चन से क्या निकालना है कि वोट एक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986 पहला, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पढ़ना रहेगा हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है। ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाला एक्ट जो 1996 है उसको भी देखना पड़ेगा। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एक्ट 1996। तो हम लोग को ये सब एक्ट को एक ऊपर सरसरी निगाह से देखना पड़ेगा। इन दोनों एक्ट को तो खैर अच्छे से करना पड़ेगा इन दोनों को, क्योंकि यहाँ से PYQs में क्वेश्चन आए हैं ज़्यादा, इन लोग पे तो नहीं है, बट ये वही थोड़ा ना जितना अभी तक हम लोग सॉल्व किए हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन जो हैं थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं कुछ जो नॉन कन्वेंशनल एक्ट्स वगैरह हैं उधर, बट नॉनदलेस हम लोग पूरा देखेंगे तो वहाँ से एनालिसिस भी निकल जाएगा कि क्या है किधर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। ओके, सो मूविंग एड, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन एन एस्टेब्लिशमेंट फंक्शनिंग विदाउट द एड ऑफ पावर एंड इज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये नहीं है दैट शैल इट रिक्वायर इट टू कम विद इन द परव्यू ऑफ द एम्प्लॉय। अब ये EPF का ही क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि कुछ जो सोसाइटीज़ हैं वो इस सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड जो हैं
उसमें कितना मिनिमम नंबर्स चाहिए ताकि वो ईपीएफ के अंदर रजिस्टर कर सकें अपने आप को। ठीक है, तो ये हम लोग को ईपीएफ एक्ट पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इफ़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 फंक्शनिंग विदाउट एनी गवर्नमेंट एड 20 or more employees, it has to comply the employees provident fund. So answer is 50. Minimum number of employees employed by an establishment functioning without the aid of power registered. तो अगर registered in the Corporate Act and functioning without any government aid employees or more employees, तो 20 से ज़्यादा होंगे तो भी हो जाएगा। तो मिनिमम कितना चाहिए? I have a little doubt in this question. Let me check and I'll tell you about this question. Okay. What is the minimum number of employees required to be working in an establishment? Show that the employer with the authorization of the majority of the employees may apply to central government to authorize the employer to create a separate PF fund for the employees under the EPF. अब ये सवाल क्या है? एक तो पहले मिनिमम नंबर पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू बी वर्किंग इन एन एस्टेब्लिशमेंट सो दैट द एम्प्लॉयर with the authorization of the majority of the employees of the establishment may apply to the central government to authorize the employer to create a separate PF account for the employer. चाहिए क्वेश्चन ये है कि कितने मिनिमम एक इस्टेब्लिशमेंट में मेंबर होंगे ताकि एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉय कर पाए कि हमको एक सेपरेट पीएफ अकाउंट बनाना है सारे एम्प्लॉयज़ का अंडर ईपीएफ एक्ट। ठीक है, तो इसके लिए एक इस्टेब्लिशमेंट में मिनिमम 100 लोग होने चाहिए, मिनिमम 100 पीपल। ठीक है, अंडर देम एन इस्टेब्लिशमेंट मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 100 एम्प्लॉयज़ फॉर द एम्प्लॉयर विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ सेपरेट पीएफ फंड अकाउंट ऑथराइजेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसमें भी मेजॉरिटी का हमको परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा बट तो कंपनी अप्लाई कर लेगी, नहीं, इसमें मेजॉरिटी चाहिए एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, what is the minimum and maximum age at which a subscriber can join the अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना है अब अटल पेंशन, देखिए हम लोग को इससे ये भी एक्सपेक्ट करना है ना कि कहाँ पे फोकस डालना है। जैसे ईपीएफ एक्ट है, ईपीएफ एक्ट अभी तक में से वो हम लास्ट में एक बार एनालाइज कर लेंगे। हम लोग को ईपीएफ एक्ट पे ध्यान देना है, उसके हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। अब एक ये नया क्वेश्चन है कि इससे है अटल पेंशन योजना से तो मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है? तो दिस इज़ 18 ईयर्स मिनिमम है और 40 ईयर मैक्सिमम। अब ये इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुआ था। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है अंडर प्रिविलेज्ड के लिए एंड द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय पीएफआरडीए। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, पेंशन है तो ऐसे कर लेंगे कि पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। APY is open to all bank account holders of the age group of 18 to 40 years and the contribution differ based on the pension amount. ये तो होगा ही कि जिस हिसाब से वो पे जमा कर रहे होंगे पेंशन अकाउंट, उसी हिसाब से उनको मंथली पे मिलेगा। ओके, पे नहीं कहेंगे, वो मंथली पेंशन मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू द एम्प्लॉयज़ अंडर द पेमेंट ग्रेच्युटी? हाँ, पेमेंट अब नया कुछ शायद अमेंडमेंट हुआ था गेस, तो उसके अंदर ये 20 लाख लिमिट कर दिया है ना। हाँ, ग्रेच्युटी होता क्या है? अच्छा हाँ, एक्ट कौन सा ध्यान में रखना है? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ओके, इसमें है कि ग्रेच्युटी होता है कि ऑफर टू एन एम्प्लॉयज प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी देन एंड द एम्प्लॉयज डू नॉट नीड टू कंट्रीब्यूट द फंड्स। द मैक्सिमम ग्रेच्युटी लिमिट दैट एम्प्लॉयज कैन रिसीव टू 20 लाख प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी मैक्सिमम ग्रेच्युटी 20 लाख। ओके, मूविंग अहेड।
as a member of the society has the right to social security and is entitled to the realization through national efforts and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each state of economic, social and cultural rights indispensable for his personality. This statement, which is emphasizing the importance of social security, has been expressed in which of the following? Everyone as a member of the society has the right to realize through national efforts and international cooperation and according to the organization and resources of each state of economic. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो लग रहा है कि बहुत लेंथी है, बहुत कंफ्यूजिंग होगा, बट हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे. एवरी वन एज ए मेम्बर ऑफ सोसाइटी हैज़ राइट टू, ये राइट्स की बात हो रही है. सबको राइट है ये करने का, वो करने का, सोशल सिक्योरिटी पाने का. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्लियर हो गया. और इसमें किसी में नहीं मिलेगा. फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन ऑफ ILO, रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट नेशनल कमीशन, राइट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये तो है नहीं इसमें. क्लियर. तो कभी कभी हम लोग ध्यान से पढ़ के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर वुड बी ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है. और यूपीएससी जनरली ये करता है, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाएंगी ना बहुत लगेगी. और हम लोग के सर हैं एक सत्यम सर, वो कहते हैं हार्डर दे लुक ईजियर दे फॉल, हार्डर दे लुक ईजियर दे फॉल. तो जो जितना ज़्यादा टफ लगेगा वो उतना ही ईजी होता है सॉल्व करना. आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ये आप करके ले जाएंगे. ठीक है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज ए नॉन कैश बेनिफिट वॉज प्रोवाइडेड अंडर. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज ए नॉन कैश बेनिफिट वॉज प्रोवाइडेड अंडर. आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, आप करके ले जाएंगे इनको, इस क्वेश्चन को. मेडिकल बेनिफिट जो मिला, नॉन कैश बेनिफिट मिला, तो इसका डायरेक्ट अगर आप इंश्योरेंस लेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस. ठीक है. फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. मेडिकल बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, माइंस एक्ट, इन सब में ये सब बातें नहीं है. ठीक है. स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1940 द मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइडेड एज अ नॉन कैश बेनिफिट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो नॉन कैश बेनिफिट जो है पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट. अच्छा, दूसरी बात इसमें से ये भी ध्यान रखेंगे कि एक्ट कौन कौन सा यूज़ हो रहा है. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इनको हम लोग को रिव्यू करना पड़ेगा. फैक्ट्रीज एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, इसे तो हम लोग पहले भी क्वेश्चन देखे तो सो इट बिकम्स डबली इम्पॉर्टेंट. माइंस एक्ट, तो इन सब को हम लोग को थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा जब हम रिवाइज करेंगे. ओके. विच वन ऑफ द फॉलोइंग द correct set of contingencies identified by William Beveridge in his comprehensive social security. Which one of the following is the correct set of contingencies? William Beveridge in his comprehensive social security. अब ये विलियम बेवरेज का सोशल सिक्योरिटी स्कीम होगा, वो दिए होंगे, उसके अंदर कंटिजेंसीज क्या क्या होंगे. वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वेलर, वांट, सिकनेस, डिसेबिलिटी, स्क्वेलर, आइडलनेस. वांट, डिजीज, ओल्ड एज, स्क्वेलर, अनएम्प्लॉयमेंट. डिजीज, इनवैलिडिटी, ओल्ड एज, एम्प्लॉयमेंट. क्या होगा? The answer is A. William Beveridge has defined social security as means of securing an income to take the place of earning when they are interrupted by unemployment, sickness and accident. Continuing want, disease, ignorance, squalor, idleness. ठीक है. ओके. सो अगर इसको थोड़ा ट्रिक को भी हम लोग यूज़ करें, अगर से वांट, एक मिनट जी, वांट बता रहा हूँ कैसे देख सकते हैं. जो इन सब तरह के क्वेश्चंस में जो सबसे ज़्यादा बार अकर होएंगे तो देयर इज़ हाई चांस कि वही होगा. ठीक है. डिजीज़, डिजीज़ एंड डिजीज़, ignorance, ignorance, squalor, 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 idleness, idleness,
तो अब अगर हम देखें इन सारे में, तो हम लोग क्या दिख रहा है कि वांट जो है मैक्सिमम सारे ऑप्शन में 3 में रहा है, वांट तो होगा ही होगा। डिजीज़ भी हम लोग को 3 में दिख रहा है, तो 3 होगा ही होगा। इग्नोरेंस जो है हम लोग को 2 ही में दिख रहा है, तो हम लोग इग्नोरेंस 2 में जाएंगे। अब 2 जिसमें देखो क्या है ना कि सारे जैसे 4 ऑप्शन हैं, जैसे मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू, जैसे कि मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं 1 2 1 2 3 4, ठीक है, ए बी सी डी, ये मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं इनसे, ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए डी ए सी बी, बी सी डी ए, ऐसे कुछ ऑप्शंस। तो हम लोग को क्या देखना है कि कौन ए में कौन से ज़्यादा बार अकर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है 2 बार है, डी बी, ठीक है, तो बी बी सी ए सी, तो सी इज अकरिंग ट्वाइस, तो हमको जिसमें जो ज़्यादा बार मिल जाएगा वो वाला आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे सी, तो सी इज़ ऑल्सो अकरिंग ट्वाइस। डी में हम लोग देखेंगे डी है। नाउ वी विल कम डाउन टू दीज टू, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा चीज़ अकरिंग है साथ वाले, तो इन दोनों में 50-50 तक हम लोग पहुँच गए। इन दोनों में कोई ऐसा अगर आपको पता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इन दोनों में से कुछ ऑप्शन। देयर इज़ हाई चांस, श्योरिटी कहीं कुछ नहीं है, बट यस देयर इज़ हाई चांस कि यहाँ से इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ठीक है। दीज आर यूपीएससी ट्रिक्स, तो आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग अहेड, तो हम लोग को यहाँ से एक और चीज़ देते हैं, ये विलियम बेवरिज का कोई कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है। तो हम लोग जब रिवाइज़ करेंगे तो हम लोग इसको भी रिवाइज़ करेंगे, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अटल पेंशन योजना। सी देखो, ये अटल पेंशन योजना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि हम लोग ऊपर अभी देखें कि 2023 में शायद क्वेश्चन आया हुआ, या 2021 में, और 2017 में भी क्वेश्चन आया हुआ। तो अटल पेंशन योजना तो करना ही करना है, मतलब, ओके। चलो, अब दूसरी बात कि इसमें नॉट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो नॉट करेक्ट है तो नॉट देखिए भाई, इसको ध्यान में रखना है, गलत कर जाते हैं हम लोग। देयर इज गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ 1000 से 5000, सही बात है। द बेनिफिट ऑफ मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिमम पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, दिस इज़ गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई और गारंटी नहीं कर रहा। जब गवर्नमेंट के ही पास पैसे जा रहे तो गवर्नमेंट ही तो पैसे देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और 1000 पर एनम विच इज़ लोअर। तो कहने की मतलब है कि अटल पेंशन के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार जो है 1000 रुपया सालाना जमा करती है, या 1000 रुपया या 50% ऑफ सब्सक्राइबर मनी। मान लो हम 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो सरकार जो है 50% 500 रुपये होगा, और हम 1000 रुपये कर रहे हैं, 1500 रुपया सालाना वैसा होगा जमा खाता में, ठीक है। और 1000 रुपये में ये सही चीज़ है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एजेड अबव 40। अब कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सबके लिए नहीं, 18 to 40 ईयर्स है। रिसीविंग ए पेंशन, हाँ दूसरी बात ये भी ध्यान रखने वाली थी, पेंशन जो है 60 के बाद मिलेगा। 18 से 40 तक आप पैसा जमा कीजिए, 60 के बाद आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, स्कीम इंश्योरेंस स्कीम काइंड ऑफ होता अच्छा है, बट थोड़ा रिस्क भी कवर्ड रहता है इसमें, ठीक है। मूविंग एड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू 2 लाख, 12 रुपये से। हाँ, ये एक स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर। तो उसका वो है एनुअल सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 12 रुपये, तो एनुअल 12 रुपये दीजिए, 2 लाख कवर मिलेगा आपको एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है।
18 to 70 years of age with bank accounts. It has an annual premium of rupees 20 and in case of death a full disability. ये 20 रुपये बता रहा है, मेरे से 12 रुपये यहाँ. चलिए लेट मी चेक, हम इसको चेक करके बताते हैं आपको. जहाँ तक, क्योंकि ये वाला इंश्योरेंस मेरा भी खुला हुआ है तो 12 रुपये कटता है. 20 रुपये क्यों लिखा है पता नहीं. लेट मी चेक. ठीक है, हाँ, तो वो पार्शियल डिसेबिलिटी रहेगा तो 1 लाख है, और फुल डिसेबिलिटी हो जाएगा तो 2 लाख है, और डेथ भी हो गया तो भी उसके में. मूविंग हेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल. क्या है जिसका एग्ज़ाम दे रहे हैं वो है क्या? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. तो ये सेंट्रल लेवल पे बनता है. देख लेते हैं क्या. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्क्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट बाय द प्रोमलगेशन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड स्टैट्यूटरी मशीनरी. बेसिकली स्टैट्यूट से कौन सा बना है, तो ये बन गया है अपना, ठीक है. ओके, मूविंग अहेड, वी आर ऑन 16. चलो भाई आगे देखते हैं क्या है. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 कवर्स फैक्टर्स लाइक. अब अगेन इफ यू लुक ऑल दिस वेरी केयरफुली, इस पे कई सारे क्वेश्चन आ रखे हैं. हम लोग ये पढ़ना ही पढ़ना है, फिर अच्छे से करके जाएंगे इसको, ठीक है. फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स 10 और मोर मेंबर्स, प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल केयर टू द एम्प्लॉयज़ एंड देयर एम्प्लॉयज़. ये हम लोग एक इस पे PYQ आ रखा है. मतलब अगर हम लोग PYQ पढ़ के जाएँ तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये एम्प्लॉय ESIC के अंदर था, सॉरी उसके अंदर ये था मेडिकल केयर वाला, तो मतलब ये तो सही बात है. प्रोविजन ऑफ कैश बेनिफिट ड्यूरिंग सिकनेस एंड मैटरनिटी. बताइए, मंथली पेमेंट इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट. अब ये जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, नाम से भी समझ में आ रहा है कि इंश्योरेंस है. तो इंश्योरेंस क्या होगा कि हम लोग कुछ पैसा दिए जमा करते होंगे पहले, बाद में उसका बेनिफिट मिलता होगा. तो अगर हम लोग देखें कि ये फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट 10 और मोर. अब ये देखो हम लोग उसका पढ़े थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, 20 चाहिए मिनिमम, ठीक है. 20 से ज़्यादा होगा तो उसमें वो करना पड़ जा रहा था. यहाँ पे फैक्ट्रीज है, 10 से ज़्यादा है तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है. प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल केयर टू एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज, देना पड़ेगा इस एक्ट के अंदर, देना पड़ेगा. अब ये इंश्योरेंस होता भी तो इसीलिए है, मेडिकल केयर बेसिकली, मेडिकल केयर, हेल्थ, डेथ, ये सब है. कैश बेनिफिट्स मिलेगा सिकनेस और मैटरनिटी में, तबीयत ख़राब है वो पेड लीव, मैटरनिटी, प्रेगनेंसी वगैरह सब उसमें मिलता है. मंथली बेनिफिट्स, मंथली पेमेंट्स इनके सब अब हो गया तो मंथली पेमेंट मिलेगा. सही चीज़ पूछ रहा है, ऑल दिस आर करेक्ट, ठीक है. तो हम लोग को ये एक थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स टू द पर्सन फेस्ड विद. अब क्या पूछ रहा है कि सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स टू पर्सन फेस्ड. अब सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स किसको मिलेगा, अभी हम लोग उसी टाइप का देखें, वो उसी के अराउंड घूमेगा. कुछ सिकनेस एंड डिसेबिलिटी पैसा मिलेगा बिल्कुल. अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उसमें मिलेगा. क्रॉप फेलियर हो गया तो उसमें, और लॉस ऑफ मैरिटल पार्टनर. तो क्या इन सब के इन सब से रिलेटेड इंश्योरेंस स्कीम्स है तो मिलता है. सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स पर्सन फेस्ड, ये तो हम लोग अभी देखें. अनएम्प्लॉयमेंट में भी मिलेगा, क्रॉप फेलियर में भी मिलता है, लॉस ऑफ मैरिटल पार्टनर, तो वो भी उसमें भी कैश बेनिफिट मिलता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर, ठीक है. अगेन अटल पेंशन योजना, सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. मस्ट बी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40, सही बात. बेनिफिशियरी विल रिसीव द पेंशन ओनली आफ्टर रिटर्न, सही बात, मिलता है. अभी हम लोग देखे थे ऊपर, आफ्टर द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी हिज स्पाउस कंटिन्यूज टू रिसीव द पेंशन, बिल्कुल सही बात. इसमें यही इसका यही तो ये अटल पेंशन योजना का ये एडवांटेज है, ये प्लस पॉइंट है कि जिसके नाम से इंश्योरेंस है, अगर उसका डेथ हो गया तो उसकी फैमिली को, स्पाउस को मिलता है. नो नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी, नॉमिनी नॉट परमिटेड, ओनली स्पाउस को मिलेगा पैसा, चाहे वो
सॉरी माय अपॉलॉजी। ये कह रहे हैं कि ये अलाउड है, टाइप है सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि नॉमिनी भी अलाउड है, ताकि जो पैसा मिलेगा वो मिल सकता है। स्पाउस का तो मेरे को पता था, इसका बट नहीं पता था। ओके, तो हम लोग ये देखें ना, नॉमिनी जो है हम लोग, मतलब ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं, नॉमिनी अलाउड है, जो बचेगा वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर वुड बी सी। और इसमें तो ये पता ही है कि 1000 से 5000 तक ही मंथली पेंशन मिलेगा। एज 18 to 40 हो गया। 60 के बाद जो है 60 प्लस पे आपको पेंशन मिलना शुरू होगा, यही सब होगा। और फिर एडिशनल सेविंग बैंक अकाउंट होगा, पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए कुछ भी, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, ठीक है। अगेन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी वीक्स वेजेस ड्यूरिंग द मैटरनिटी बेनिफिट, बताइए। बारह वीक्स। जो 26 वीक वाला है वो आफ्टर अमेंडमेंट है, आफ्टर अमेंडमेंट शायद 2017 में हुआ है, तो उसके बाद ये 26 वीक हो गया है, ठीक है। पहले ये 12 वीक ही था। तो और अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग भी ये है कि भाई थर्ड बेबी होगा तो 12 वीक मिलेगा, ठीक है। मूविंग एड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोवाइडिंग, अब किसके अंतर्गत हम लोग को सोशल सिक्योरिटी मिलेगा? ये इनकम टैक्स के अंदर, जो इनकम टैक्स इज़ नॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब क्वेश्चन का अर्थ है कि ऐसी ऐसी जो देश में बताइए कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं जो और सोशल सिक्योरिटी कहने मतलब हुआ स्कीम्स वगैरह जो वेलफेयर की है, पब्लिक को फ़ायदा मिले, वर्कर्स को फ़ायदा मिले, वो सब चीज़ क्या। इनकम टैक्स से फ़ायदा नहीं मिलेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाता है, तो पहला इज़ नॉट गोइंग टू द आंसर, ये कट गया। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ायदा होता है, पीएफ रहता है। तो जनरल सेल्स टैक्स, टैक्स कैन नॉट बी द सोशल सिक्योरिटी चीज़। टैक्स हो कैसे जाएगा? टैक्स में तो आपको पैसा और देना है, जिसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, इनडायरेक्ट है कि गवर्नमेंट कुछ करती है तो उसमें बेनिफिट मिलता है, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। LIC, आप LIC कीजिए, आपको पैसे मिलेगा, फंड मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम, बिल्कुल आप कीजिए। पोस्टल प्रोविडेंट फंड, बिल्कुल, ये सब फायदे वाला चीज़ है। तो आंसर इज गोइंग टू बी 2, 4, 5। ये टैक्स 1 और 3 कट जाएगा, हो जाएगा। और हम लोग जैसे ही यहाँ तक पहुँचेंगे ना, जैसे जनरल सेल्स टैक्स हो ही नहीं सकता सोशल सिक्योरिटी, तो 3 गया नहीं गया आंसर, ठीक। अब व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोविडेंट फंड स्कीम? अब ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होगी कि प्रोविडेंट फंड स्कीम के क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे, ठीक है। मनी इज़ इनएडिक्वेट फॉर रिस्क अकरिंग अर्ली इन द वर्किंग लाइफ। Money is inadequate for risks occurring early in working life. Inflation erodes the real value of savings. अब ये जो है डिसएडवांटेज है प्रोविडेंट फंड PF कटेगा, ठीक है। हाँ, इन्फ्लेशन से रियल वैल्यू, तो अब ये तो सही बात है, और यही होता ही है PF में, क्योंकि फिक्स अमाउंट जाते जाओ उधर से फिक्स अमाउंट आता जाएगा, और उसमें जो इन्फ्लेशन की वजह से वो फिर रियल वैल्यू घट जाती है, तो 2 इज़ गोइंग टू बी द आंसर। तो ये तो कट गया, इसी तरह में से कुछ होगा। इट जनरेट्स फोर्स्ड सेविंग्स दैट कैन बी यूज टू फाइनेंस नेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि जैसे कंपनीज बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे 10+ एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी, उसको तो बनाना पड़ता है PF अकाउंट, तो वो दीजिए फोर्स सेविंग, वहाँ पे वो आपके पास ओपन नहीं है कि भाई आप, मतलब कंपल्शन है कि आपको बनाना पड़ेगा PF अकाउंट, और वो होता है। तो इसलिए टू फाइनेंस नेशनल डेवलपमेंट प्लान,
तो दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज, मतलब 2-3 तो होना ही चाहिए ना। दिस हम लोग COD 50-50 पे पहुँच गए। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ PF स्कीम? मनी इज इनएडिक्वेट फॉर रिस्क अकरिंग अर्ली इन लाइफ। तो लेट अस चेक। ओके, so now this is wrong. So according to the solution, the PF is an essential saving that can be used to finance national development plans. Essential saving, ये इसके वजह से ये गड़बड़ हो गया। फोर्स सेविंग, इसेंशियल सेविंग, ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सेविंग तो करनी पड़ता है, वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान को सपोर्ट भी करता है, लेकिन ये जो है सेविंग जो फोर्स नहीं है वो इसेंशियल है, ठीक है। उसकी वजह से तो शायद हम गलत क्वेश्चन इंटरप्रेट कर लिए कि भाई फोर्स करके उसमें डालना पड़ता है, मतलब नेशनल डेवलपमेंट प्लान, नहीं, वो नहीं है, वो कहने का सेंस नहीं है क्वेश्चन। बट दिस लीव्स इनसफिशिएंट फंड्स फॉर रिस्क दैट मे अकर अर्ली इन लाइफ इन्फ्लेशन। तो ये थर्ड इज रॉन्ग, मनी इनएडिक्वेट फॉर रिस्क अकरिंग अर्ली इन लाइफ। हाँ, तो जब कहने का मतलब है कि जब PF डालना शुरू करो तो भाई अपने ही सैलरी में से तो कट जाता है, तो वो मनी इनकट हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्या है अगला क्वेश्चन बढ़ता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट? कितने क्वेश्चन है? सो यस, 26 क्वेश्चन, ओके। तो इससे पहले हम लोग ये देखें कि क्वेश्चन जो है प्रोविडेंट फंड स्कीम से, मतलब PF चीज़ों को भी हम लोग को थोड़ा ध्यान में रखना रहेगा। मूवमेंट के बाद मैक्सिमम ऑफ लो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक। एक और चीज़ हम बताते हैं कि ये जो है अमेंडमेंट के थ्रू 20 लाख हो गया अभी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, मैक्सिमम लेट 20 लाख है, और पहले जो है वो शायद 7.5 लाख था, कितना था, सॉरी, मैं पहले था मैक्सिमम ऑफ 10 लाख इन केस ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट ग्रेजुएट पेबल एट द रेट ऑफ 7 days फीस इंटू 15 वेजेस। ये जब हम लोग एक्ट पढ़ेंगे ना, तो देयर इज ग्रेचुटी जो पेमेंट होता है उसका अलग चीज़ों, अलग क्लास के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉई है तो उसका अलग रेट से कैलकुलेशन होता है, कोई सीजनल एम्प्लॉई है उसका अलग रेट से एम्प्लॉय, ये रेट अलग अलग है। बट यहाँ पे क्वेश्चन लिमिट का पूछा है, कितना मैक्सिमम पेएबल होगा। तो पहले ये है, पहले 10 लाख का था, ठीक है, अभी वो 20 लाख का है, ठीक है। तो हम लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, बाद में अमेंडमेंट हुआ था तो उसके अंतर्गत ये 20 लाख का हो गया, 10 लाख का। Which of the following legislation is comprehensive social legislation? Which of the following legislation is comprehensive social security legislation? क्या है? Maternity benefit, employees state insurance, employees employees state insurance क्या है? Social security for the worker employed in the various factories and establishments and cause contingencies such as sickness, maternity leave, physical disablement. तो हम लोग कहेंगे कि ये चीज़ ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। क्यों? इसके पीछे क्यों कारण है? क्योंकि इसके अंदर वेरियस फैक्ट कंटीजेंसीज में मिलती है, बेनिफिट मिलता है, सिक मैटरनिटी सब मिलता है स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, ठीक। तो हम लोग को ऐसा नहीं समझना है कि भाई EPFO एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आंसर EPFO ही होगा। EPF एक्ट नहीं, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इससे एक और चीज़ कि एक्ट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी बेनिफिट है ही, क्वेश्चन कई सारे आ रखे हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कई सारे आ रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, और इससे भी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट को, ठीक है। इन सबको तो देखने जहाँ से बन रहा है, लेकिन इनको भी देखना पड़ेगा जहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। Which of the following is not covered by the employees provident fund and miscellaneous provisions act? Which of the following is not covered by the employees? अब इस एक्ट के अंदर क्या कवर नहीं होता है? अगेन ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कवर नहीं होता?
पेंशन होगा, पीएफ होगा, डीएलआई, इंजरी कंपनसेशन नहीं मिलता है इसके अंदर। पीएफ के अंदर इंजरी कंपनसेशन नहीं है। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, पैसा लेके जहाँ जमा हुआ, जैसे जिस बैंक में जमा हुआ, बैंक करप्ट हो गया, तो इसके अंदर इंश्योरेंस वो मतलब आप जो भी पैसा जमा करते हैं वो इंश्योर्ड रहता है, अगर पैसा भाग गई बैंक तो आपको पैसा मिलेगा। प्रोविडेंट फंड इसमें भी है, पेंशन इसमें भी है। तो इंजरी वगैरह के लिए कुछ रिलेटेड नहीं है। इंजरी हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि आपको पीएफ का ज़्यादा पैसा मिलने लगे पीएफ में, तो ऐसा नहीं है। द मेंबर्स ऑफ द employees provident fund and exempted eligible for employees deposit linked scheme. Member of the EPF and exempted provident fund, employees deposit linked insurance scheme, ठीक। employees pension scheme 1985 was introduced for the industrial workers. Coverage under the Employees Pension Fund and Miscellaneous Provisions Act is restricted to the establishment employing 20 or more. क्या है आंसर? तो आंसर इस बी, तीनों बातें सही है अपना, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ ईपीएफ आर एग्जेम्प्टेड एलिजिबल फॉर, क्या देखिए अगर हम इसको इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि भाई पीएफ मेंबर्स ऑफ पीएफ फंड है, ठीक है, एंड एग्जेम्प्टेड फंड, कोई भी प्रोविडेंट फंड है कैसा भी है, उसको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इसमें हम एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दे रहे हैं इंश्योरेंस के थ्रू। तो ये गवर्नमेंट तो और प्रमोट करे कि हाँ भाई ठीक है ये तो अच्छा चीज़ है, तुम इंश्योरेंस लगाओ और पैसा आएगा सरकार के पास। उससे हालांकि वर्कर्स को बाद में वेलफेयर होगा, लेकिन जो पैसे आते हैं उससे सरकार अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाती हैं, मतलब उससे कुछ प्रोग्राम्स करके गवर्नमेंट अर्न करती है, उसके बाद उसको प्रॉफिट मिलता है। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 जो इंट्रोड्यूस्ड फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सही बात है। हम करें पेंशन स्कीम इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लॉन्च हुआ, कितनी अच्छी बात है। बट यहाँ पे कैच हो जाता, हो सकता है यूपीएससी गेम कर जाए, कभी ईयर कलर दे दे, तो समटाइम्स इट डज समटाइम्स इट इज़ नॉट, बट इट वेरी डाइसी। लेकिन ये जो पूरी बात है कि पेंशन इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट किया गया, अच्छी बात है। कवरेज अंडर ईपीएफ इज रिस्ट्रिक्टेड टू एस्टेब्लिशमेंट। अब ये भी है कि भाई कंपलसरी भाई 5 मेंबर काम कर रहे हैं, अब सबको पीएफ दो, तो ये भी एम्प्लॉयर के लिए वो सिरदर्दी बन जाएगा कि भाई सब मतलब तो इतने कम मेंबर्स काम कर रहे हैं फिर भी ईपीएफ दो। तो ये गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी कि 20, अगर 20 से ज़्यादा लोग रहेंगे 20 और मोर, तो उनको भाई पीएफ देना पड़ेगा। तो इसलिए ताकि थोड़ा एम्प्लॉयर का वेलफेयर हो जाए, तो इसलिए ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। तो वी विल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, और यहाँ से फिर हम लोग एनालिसिस निकालेंगे कि भाई क्या क्या हम लोग कैसे कैसे एक्ट्स पे पढ़ना है और क्या क्या ध्यान देना है। अच्छा, अगर हम एक बार फिर से इसको एक वो ब्रीफ ले लें कि किस किस एक्ट्स पे ध्यान देना है, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू से फ्रॉम रिवर्स पीछे से देखते हैं। ईपीएफ अकाउंट, ईपीएफ एक्ट हम लोग को देखना है, मैटरनिटी बेनिफिट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, और ये एक नया एडिशन आया था, ये एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन वाला, ठीक है, ये एडिशन था। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ये तो है यहीं पे, मैटरनिटी बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पे फिर से पीएफ स्कीम है। अब ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 करना ही करना है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, ओके। मैटरनिटी बेनिफिट देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अटल पेंशन योजना, इससे कई बार क्वेश्चन है, तो अटल पेंशन योजना को हम लोग को इन डेप्थ पढ़ के जाना है, 4-5 क्वेश्चन है, कुछ डीप लेवल क्वेश्चन भी हैं इसमें। और ये सब क्वेश्चन जैसे सोशल सिक्योरिटी, ये बस हम लोग थोड़ा लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन द स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इस एक्ट को भी अंदर हम लोग को देखना रहेगा, ठीक है। अटल पेंशन योजना, ठीक है, देखना ही है। ये तो थोड़ा अलग चीज़ हो गया। यहाँ से हम लोग को देखना है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो हम लोग देखे, फैक्टर्स एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट हम लोग देखे, माइंस एक्ट, और भी कुछ एक्ट वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेवल लॉस पढ़ लेंगे ना, उसका पीवाईक्यूज देख लेंगे, तो वहाँ से एनालिसिस और निकल जाएगा कि भाई ये चीज़ें हम लोग को देखनी है, और ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी सिमिलर, फिर वही अटल पेंशन योजना, फिर वो ईपीएफ एक्ट, फिर से वही चीज़। ईपीएफ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रिसेंट में क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल बन रहे हैं।
अगेंस्ट EPF कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या स्टेटस है, EPF वो कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम, वो चीज़ है। फिर एक्सपर्ट कमेटी, तो हम लोग को ये सब भी एडिशन, देखो जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है सवाल में थोड़ा ट्विस्ट होता जा रहा है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर, अब ये दोनों तो फिर भी पढ़े थे, यहाँ पे कोई नहीं पढ़ता। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर रेगुलेशन इम्प्लीमेंट। तो इस दोनों को भी हम लोग को ब्रीफिंग ज़्यादा नहीं कि भाई इसमें क्या है इनका, इस क्योंकि ये एक्सपर्ट कमेटी इससे रिलेटेड है, तो इसको एक बार देख लेंगे और इसके अंदर क्या कमिटीज़ बनता है वो सब देख लेंगे एंड वी विल बी डन। और ये फिर से EPF वाला ही है, मैटरनिटी बेनिफिट का ही क्वेश्चन है। और एक ये जो इस साल पूछ लिया है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, तो इस एक्ट को भी एक ब्रीफिंग ऊपर ऊपर देख लेंगे कि क्या है इस एक्ट के अंदर। ओके, सो थैंक यू फॉर द लेक्चर, सॉरी थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। आई होप यू लाइक द होल कंटेंट। आप उसको देखिए एक बार, बैठ कर शांति से देख लीजिए, आप पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या PYQs आ रखे हैं, क्या क्या करने हैं और कहाँ पे फोकस करना है। फोकस आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी था, तो भाई उसमें क्या पढ़ना है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी तो काफ़ी बड़ी है, तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, आई होप यू लाइक इट। जय हिंद, बाय।